प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारी चर्चा थी, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजा का जो पद था उसका जो निर्वाचन होता था, आरंभिक ऋग्वैदिक काल के अंदर जो संकेत हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि राजा का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता था, लेकिन कालांतर में यह पद वंशानुगत हो गया। राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। राजा किसी प्रकार से निरंकुश ना हो और जनता के ऊपर या जनता के साथ में जो कार्य किए जाने चाहिए, अगर वो पूरा नहीं करता तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया यहाँ बताई गई कि राजा का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जा सकता था। तो यहाँ हमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जनतंत्रात्मक व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। सभा और समिति दो ऐसी संस्थाएं थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। संभवतः ये दो ऐसी प्रशासनिक सभाएं थी जिसमें प्रशासन के अंदर जो योग्य व्यक्ति होते थे उनका चुनाव किया जाता था और वो राजा को प्रशासन में सहयोग प्रदान करती थी। अन्य अधिकारियों की भी हमने बात की। यहाँ 3 प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें पुरोहित की बात की, सेनानी की बात की और ग्रामीणी की बात की। आज हम ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर पशुपालन और कृषि पर आधारित जो ये आर्थिक व्यवस्था थी, इसके साथ साथ आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार और यहाँ किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली थी, इसके संबंध में भी यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वैदिक काल के अंदर ग्राम का जो महत्व है वो स्पष्ट रूप से बताया गया है, यानी कि यहाँ ग्रामों का बाहुल्य था, लेकिन पुरों का अभिप्राय या नगरों से का भी उल्लेख मिलता है। पुर कभी कभी बड़े बड़े आकार के भी थे। ऐसा ऋग्वेद के एक मंत्र में 100 दीवारों से सुसज्जित एक पुर का उल्लेख मिला है। एक अन्य स्थल पर भी हमें ऐसे अनेक पुरों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में आयसी पुर अर्थात धातु से निर्मित पुर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि और पशुपालन, लेकिन पुरों अर्थात नगरों में उपयुक्त जो उल्लेख को संकेत मिलता है कि व्यापार एवं वाणिज्य के ये नगर जो थे वो प्रमुख केंद्र थे। यहीं से नगरों के विकास का जो क्रम है वो प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित पुरों से तात्पर्य दुर्गों या किलों से हैं। ये दुर्ग हो या नगर या दुर्गीकृत नगर जो भी हो, इसमें कुछ भी विशालता एवं दृढ़ता का स्पष्ट उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को नहीं मिलता। ऋग्वेद के एक मंत्र में पुर के साथ उर्वी यानी कि विशाल का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के घरों के लिए गृह या शाला का शब्द का प्रयोग किया गया है। ये घर लकड़ी, बांस और फूस के बने होते थे। इससे ये पर्याप्त प्रमाण है कि ऋग्वैदिक आर्य घरों एवं खेतों को व्यक्तिगत संपत्ति माना गया, लेकिन चारागाहों या घास के मैदानों को ग्रामवासियों की सामूहिक संपत्ति माना जाता था। अब ऋग्वैदिक काल के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी, जिसकी जो मुख्य विशेषता थी कि ये कृषि और पशुपालन पर मुख्यतः आधारित थी, तो कृषि के संबंध में ऋग्वेद के अंदर जो उल्लेख मिलता है और उसके अंदर कृषि
के बारे में किस बात की हमें जो जानकारी है उसका यहाँ अध्ययन करेंगे। कृषि ऋग्वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन था एवं कृषि कर्म की आवश्यकता क्रियाओं एवं तकनीकों से वो लोग सुपरिचित थे। ऋग्वेद में कृष धातु का प्रचुर प्रयोग किया गया है। कृषि कर्म के व्यापक प्रचलन का संकेत जनमानस के लिए प्रयुक्त कृष्टि या चर्षणी शब्द से भी कृषि कर्म की लोकप्रियता का आभास यहां दिखाई देता है। कृष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में उल्लेखित पंचजन, जो 5 प्रमुख जो जन थे उनके लिए भी किया गया है। उन्हें कुछ स्थलों पर पंचकृष्टय भी कहा गया है। कृषि कर्म के एक लाभकारी व्यवसाय था। इस बात की जानकारी हमें ऋग्वेद के एक मंत्र से मिलती है जिसमें यह बताया गया है कि पासों का खेल मत खेलो, खेती करो, जो वित्त उससे प्राप्त हो उससे भी बहुत मानकर भोग करो। कृषि योग भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। भूमि को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल के लिए ऋग्वेद में वृक या लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात ऋग्वेद में हल जो है जिसका प्राय लकड़ी के होते थे और इसके लिए जो शब्द यहाँ प्रयुक्त किया गया है वो है वृक या लांगल। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि हल चलाने की शिक्षाएं अश्वनी देवताओं ने मनु को प्रदान की। ऋग्वेद के अनुसार हल को बैलों की जोड़ी पर रखा जाता था। ऋग्वेद में फाल, हल के नुकीले भाग का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रार्थना की गई है कि हमारे फाल सुखपूर्वक खेत का कृषण किया करें। किनाश हल वाले सुखपूर्वक हल चलाया करें और पर्जन्य से अभिप्राय या बादल से है। मधु के समान जल द्वारा हमें सुख पहुंचाए, यानी कि बादलों से जो जल बरसे उससे हमारी जो खेती है उसको लाभ मिले, ऐसी कामना यहां की गई है। विद्वानों की मान्यता है कि जुलाई के बाद खेतों में बीज बोए जाते थे। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की जो खाद है उसका प्रयोग किया जाता था, जिसे ऋग्वेद के अंदर करिश शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तत्पश्चात उस फसल के पक जाने पर उसे दात्र का मतलब यह दराती से या हसिया से काटा जाता था। उसके बाद में उस अनाज को परसों का मतलब यह पुलियों को बना करके नहीं, पुलियों में बांध करके खलियान में ले जाया जाता था और खलियान में अन्न को कूट पीट कर झाड़ कर भूसे से अलग किया जाता था एवं इसके बाद तित्रु यानी कि छन्नी से या सूप से छानकर शुद्ध अनाज प्राप्त किया जाता था। इसके बाद उन्हें अनाज के जो पात्र होते थे उनमें भरकर रख दिया जाता था। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्य कृषि कर्म की सभी जो प्रक्रियाएं थी, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई आदि से वो सुविज्ञ थे, ऐसा उल्लेख यहां मिलता है। यद्यपि खेतों की सिंचाई के लिए ऋग्वेद में जो कहा गया है कि आर्य अच्छी वर्षा के लिए अपने देवताओं की स्तुति करते थे, लेकिन सिंचाई के कुछ कृत्रिम साधनों का भी यहां विकास इनके द्वारा कर लिया गया था। ऋग्वेद में एक स्थल पर 2 प्रकार के जल का उल्लेख मिलता है। एक है स्वमजा, एक है खनित्रिमा। स्वतः ही उत्पन्न जल को स्वमजा कहा गया है, जैसे कि नदी, नालों एवं वर्षा का जल। ऐसे जल का सिंचाई में उपयोग किया जाता था। आर्य
नहरों के द्वारा भी सिंचाई किया करते थे, जिसे कुल्या कहा गया है। खाद का भी वो प्रयोग करते थे। कुएं के जल का भी यह प्रयोग का संकेत हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अनेक कूपों का उल्लेख मिलता है जिनका सिंचाई में प्रयोग किया जाता था। रस्सी और डोल से तथा रहट द्वारा कुओं से पानी खींचा जाता था। उसे खेतों में पहुंचाने के लिए नालियां बनाई गई थी। ये सारा का सारा उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। कृषि से उत्पन्न होने वाले जो अन्न थे वो कौन कौन से थे, इसकी चर्चा ऋग्वेद के अंदर की गई है। ऋग्वेद में यौ अर्थात जौ एवं धान्य के अनेक बार उल्लेख किया गया है। विद्वानों की मान्यता है इन दोनों शब्दों को यहाँ विशिष्ट अर्थों में ही नहीं बल्कि अन्य के सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है। यौ को जौ एवं धान्य को चावल के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर धान्यकृत का उल्लेख आता है जो अन्न से उत्पन्न वाले सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जान पड़ता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि इस काल में जौ, गेहूं, उड़द, तिल, मसूर आदि की खेती की जाती थी। इस प्रकार से कृषि जो व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल के अंदर, और कृषि व्यवस्था में अभी हमने जो बात की कि जो सिंचाई के साधन थे, कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, इनका उल्लेख यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब हम यह बात करेंगे कि ऋग्वेदिक काल के अंदर पशुपालन जो था वो किस प्रकार का था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ऋग्वेदिक आर्यों का एक बहुत ही उपयोगी कर्म था। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों द्वारा पशु समृद्धा की अभिवृद्धि के लिए देवताओं की स्तुति मिलती है। पशुओं के स्वामित्व को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। पशुओं के दान की बड़ी महत्वता थी एवं पशुओं भी अनेक दृष्टियों से उपयोगिता थी, जैसे कि गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था। ऋग्वेदिक आर्यों के पशुधन में गाय का जो महत्व था वो सर्वोच्च था। आर्यों के भोजन में गाय के दूध और घी का विशेष स्थान था। ऋग्वेद के उल्लेख से विदित होता है कि गाय क्रय विक्रय का माध्यम थी। उसे मूल्य की एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया गया है। बैलों का कृषि क्रम में बहुत बड़ा उपयोग था तथा वाहन चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। गोदान, गाय का दान श्रेष्ठ माना जाता था। ऋग्वेद में गाय को अनघा, जिसका वध न किया गया हो, आदि शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था। युद्ध में रथ चलाने के लिए अश्वरोही सैनिकों के लिए भी विशेष उपयोगी था। ऋग्वेद में जो अन्य पालतू जो जानवर थे उनका यहाँ उल्लेख जो मिलता है, उनके अंतर्गत भेड़, जिसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है अवी। बकरी, जिसके लिए शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है अजा। अनेक स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। इनसे वस्त्र निर्माण के लिए ऊन प्राप्त होती थी भेड़ से, जैसे कि ऋग्वेद में भेड़ की ऊन के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। गंधार प्रदेश की भेड़ ऊन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि हाथी को सम्मान की सवारी समझा जाता तथा युद्ध में वह गजारोही के लिए उपयोगी था। ऊंट को भी पालतू बना लिया गया। सवारी एवं बोझ उठाने के अलावा उसे युद्ध में भी काम में लिया जाता था। कुत्ते चोरों से रक्षा कार्य करते थे। एक स्थल पर ऋषि वशिष्ठ ने कुत्तों से कहा कि वह स्तने चोर को, तस्कर को भगा दे। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि अन्य पालतू पशुओं में महिषी, भैंस के लिए यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है महिषी, गर्दभ गधा के लिए और मृग हिरण के लिए। इस प्रकार से आर्यों का जो पशुपालन था
उसकी हमने चर्चा की। चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। थैंक यू।